गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम विद्युत क्षेत्र अथवा बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अगर एक कोई सम विद्युत क्षेत्र है या बाह्य विद्युत क्षेत्र है तो उसमें जो विद्युत की द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी निकलेगी वो हम आज यहाँ पर बेटा देखेंगे। देखिए हमने क्या किया है, एक विद्युत क्षेत्र बना लिया है, ठीक है। उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक डायपोल को रख दिया है ना। अब डायपोल को हमने इस तरीके से रखा है कि विद्युत क्षेत्र के साथ में वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो हमने मान लिया कि वो कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल वहाँ पर वो बना रहा है। अब बेटा जब वो थीटा एंगल बना रहा है और जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना, तो जब भी हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो कौन सा मोशन करेगा बेटा, यहाँ पर वो करेगा यहाँ पर रोटेशनल मोशन, है ना। और जब भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम दो फोर्स इस तरीके से लगाते हैं जिनको मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर रोटेशनल मोशन होता है और हम उसे बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, वो कौन सा फोर्स है, उसे हम बोलते हैं टॉर्क, है ना। टॉर्क फोर्स वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था से किसी विशेष अवस्था तक घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब हमने जब उसे घुमाया तो हमने जो फोर्स लगाया बेटा, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब भी हम कोई वर्क डन करते हैं, है ना, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य कब माना जाता है, जब फोर्स लगता है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में उसका क्या हो, विस्थापन हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। जैसे कि अब फ़ैन है, हमारे रूम में फ़ैन लगा होता है तो फ़ैन जब घूमता है तो वो एक ही डायरेक्शन में घूमता रहता है और एक ही जगह पर स्थिर होता है। ऐसा तो है नहीं कि फ़ैन घूमते घूमते पूरे रूम की जो छत है उसके ऊपर घूमता जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना। उसकी जगह तो फिक्स होती है, उसी जगह पर वो क्या करता रहता है बेटा, रोटेशनल मोशन करता रहता है। तो अगर टोटल फोर्स की हम बात करें कि अगर टॉर्क वहाँ पर लग रहा है तो टोटल फोर्स कितना हो जाता है, वहाँ पर टोटल फोर्स हो जाता है बेटा वहाँ पर 0, ठीक है। तभी हमने मान लिया कि किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। और वो स्थितिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, जो फोर्स हम लगा रहे हैं टाउ इंटू डी थीटा बनने वाले एंगल पर डिपेंड करेगी। या हम लिख सकते हैं यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा। इसको हमने दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जहाँ हमको ये पता है कि टाउ की वैल्यू कितनी होती है, टाउ की वैल्यू होती है PE साइन थीटा। सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हमने क्या किया, टाउ की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको दे दिया बेटा हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए सामान्यतः निर्दिष्ट स्थिति का चयन अपनी सुविधा अनुसार किया जाता है, लेकिन प्रायः निर्दिष्ट स्थिति का मान ऐसा लिया जाता है जिसमें विभव तथा स्थितिज ऊर्जा का मान 0 हो, है ना। चयन तो हम हमारे हिसाब से करेंगे लेकिन इस तरीके से करेंगे कि उसके अंदर जो विभवांतर है या विभव है और जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, ठीक है। अब अगर हमने बात कर ली कि थीटा के वैल्यू को बेटा हमने यहाँ पर कितना बना लिया, थीटा के वैल्यू को हमने यहाँ पर π/2 अगर रख दिया, 90 हमने 90 डिग्री यहाँ पर ले लिया। अब अगर थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ पर 90 डिग्री रख दिया बेटा, तो साइन 90 कितना होता है यहाँ पर हमारा, देखिए अब हमने क्या किया, थीटा को यहाँ से कहाँ तक ले गए हैं, थीटा को यहाँ से हम π/2 से थीटा तक ले गए हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि π/2 था और π/2 से हमने उसे कहाँ तक ले गए, थीटा एंगल तक वहाँ पर ले गए हैं। तो PE साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का जब हम समाकलन करेंगे बेटा तो साइन थीटा का क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और PE तो है हमारी कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या आ जाएगी बेटा, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी, समाकलन से भी बाहर रहेगी। तो अब हमने समाकलन करने पर माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट हो गई π/2, अपर लिमिट हो गई थीटा, ठीक है। अब हमने क्या किया, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर हम करेंगे तो u की वैल्यू हो जाएगी PE माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस π/2। तो u की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बेटा, कॉस 90 तो कितना हो जाता है यहाँ पर 0 हो जाता है। तो कॉस 90 की वैल्यू तो हमें रखनी नहीं है, तो हमने किसकी वैल्यू रख दी, -p कॉस थीटा, ठीक है। या हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू -p इंटू ई।
अब यदि पहली स्थिति में अगर हम देखते हैं तो पहली स्थिति में अगर हमने थीटा के वैल्यू को बेटा 0 रख दिया है, तो जब भी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो कॉस 0 तो कितना होता है बेटा 1 होता है। तो इस स्थिति में हमको वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कुछ ना कुछ वहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने थीटा की वैल्यू को 90 रख दिया है तो थीटा की वैल्यू को जब हम 90 रखेंगे तो कॉस 90 तो हो जाता है बेटा 0। तो इस स्थिति में हमें स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी क्या मिलेगी, वहाँ पर 0 मिलेगी। थर्ड स्थिति देखते हैं कि अगर हमने थीटा की वैल्यू को कितना रख दिया है बेटा 180 रख दिया है ना। तो कॉस 180 जो होता है बेटा वो होता है -1, है ना। तो जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर हट जाएगा, ये हो जाएगा हमको पॉजिटिवली वैल्यू मिलेगी, हमें पॉजिटिव धनात्मक वैल्यू मिलेगी हमें स्थितिज ऊर्जा की। देखिए जब हम 0 रखेंगे तब हमें स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बेटा ऋणात्मक मिलेगी। जब हम 180 रखेंगे तब हमें स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू वहाँ पर धनात्मक मिलेगी, और जब हम 90 रखेंगे तब हमें वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बेटा 0 मिलेगी। तो इस तरीके से हम अलग अलग वैल्यूज़ वहाँ पर रख सकते हैं। कौन का कितना एंगल वहाँ पर बन रहा है उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमें कितनी स्थितिज ऊर्जा या कितना टॉर्क हमको वहाँ पर मिल रहा है ना। टॉर्क हमको वहाँ पर कितना मिल रहा है इसकी वैल्यू हम वहाँ पर देख लेते हैं। तो क्लियर हो रहा है बेटा आज का टॉपिक आपको। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लीजिए और अपनी कॉपी के अंदर इसे लिख लीजिए।